नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप, द ग्रेट इलेक्शन शो। और वो ग्रेट इंडियन इलेक्शन शो आप आज तक पर देखेंगे जिसमें पोस्ट पोल सबसे बड़े एनालिसिस को हम आपके सामने रखेंगे। तस्वीर साफ होगी। जनता ने आज अपना मतदान करके ये तो चुन लिया है कि सरकार किसकी बनेगी, लेकिन आंकड़े किस तरफ इशारा कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं समीकरण और जनता का मिजाज क्या दिख रहा है, ये जानने के लिए इस मेगा शो द ग्रेट इंडियन इलेक्शन में आप बने रहिए हमारे साथ। हम आपको दिखाएंगे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हुआ तो झारखंड, इसी के साथ साथ यूपी समेत 5 राज्यों की 15 सीटों पर उपचुनाव में वोटिंग हुई है। इंतजार नतीजों का है। वोटिंग के बाद क्या कहती है पब्लिक, कहां किसका पलड़ा होगा भारी। द ग्रेट इंडियन इलेक्शन शो में इस चुनाव के हर पहलू पर हम चर्चा करेंगे, समीकरण को बारीकी से समझेंगे, बताएंगे 23 तारीख को आने वाले नतीजों में कैसी तस्वीर आने की उम्मीद है। महाराष्ट्र में महायुति बाजी मारेगी या फिर महाविकास आघाड़ी का दम दिखेगा। झारखंड में किसकी सरकार बनेगी, एनडीए की या फिर इंडिया गठबंधन जो वहां चुनावी मैदान में है। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे क्या कहते हैं, बीजेपी, एनडीए या फिर योगी आदित्यनाथ इस लिटमस टेस्ट में पास हो पाएंगे या फिर अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी जो 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुत अच्छा कर पाई थी इस बार भी बरकरार रखेगी। नाक की लड़ाई है दोनों नेताओं के लिए। लेकिन शो की शुरुआत करते हैं इस वक्त महाराष्ट्र के जो वोटिंग नंबर्स है वो आपको बताते हुए, क्योंकि महाराष्ट्र की जंग सबसे दिलचस्प हो गई है। पहले रीजन वाइज हम आपको महाराष्ट्र के समीकरण समझाएंगे, लेकिन उससे पहले महाराष्ट्र में शाम 5 बजे तक 58.22% वोटिंग हुई है। अब देखिए 1 घंटे की वोटिंग 5 से 6 की होनी बाकी है, उसके नंबर्स आने बाकी है। वोटिंग तो हो गई है। पिछली बार 61.1% वोटिंग हुई थी महाराष्ट्र में, ऐसे में 3% का लगभग ये मार्जिन है। आखिरी के 1 घंटे की वोटिंग के आंकड़े अभी नहीं आए हैं, जैसे ही वो आंकड़े आते हैं हम आपको दिखा देंगे। हालांकि अगर आप महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों को देखेंगे तो कई बार 3% का गेन या डाउनफॉल या 10% का ऊपर नीचे, ये कोई ट्रेंड नहीं दिखाता कि जनता किसी के खिलाफ या किसी के पक्ष में जा रही है। इसलिए अब इस पर पोस्ट पोल एनालिसिस नहीं, हम क्षेत्रवार तरीके से सबसे पहले अब आपको दिखाएंगे महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में क्या हो रहा है। एक तरफ आप दिग्गजों की तस्वीर देख रहे हैं, कई खास मेहमान हमारे साथ इस पूरी चर्चा में शामिल हो रहे हैं। शहजाद पूनावाला जी जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। शशि शेखर जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गए हैं। आशुतोष जी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर संजय कुमार जो कि को डायरेक्टर है लोक नीति CSDS के हैं, जाने माने सोफोलॉजिस्ट हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। और कृष्णा हेगड़े जी जो कि प्रवक्ता है शिवसेना के, एकनाथ शिंदे के पक्ष के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। एडवोकेट अरविंद तिवारी जो कि शरद पवार गुट के हैं एनसीपी से, वो हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। और कुछ ही देर में रामदास आठवले जी जो कि कैबिनेट मंत्री हैं और आरपीआई उनकी पार्टी है जो कि महायुति में शामिल है, उनके प्रेसिडेंट भी वो हैं, अध्यक्ष भी हैं, वो भी कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। नाना पटोले जो कि अध्यक्ष है महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, वो भी हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगे। लेकिन अब बारी है जब हम आपको क्षेत्रवार तरीकों से महाराष्ट्र में अलग अलग हिस्सों में ले जाते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में अलग अलग हिस्से इतने बड़े हैं कि एक कोने से दूसरे कोने जाइएगा तो भाषा, तरीका, रिवायत सब कुछ बदल जाता है। और इसीलिए सबसे पहले ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून है उस पर मैं अपना बटन दिखाती हूँ और दबाते ही देखते हैं कि कहां पर यह इलाका पहुंचता है, किस इलाके को सबसे पहले व्हील ऑफ फॉर्चून चूज करता है, क्योंकि उसी इलाके के बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। आप समझ पाएंगे कि आखिर यहाँ का समीकरण और जो पूरा मामला है। विदर्भ पर रुका है। विदर्भ में 11 जिले हैं, 62 सीटें हैं और ये पूरा इलाका एक वक्त पर, अगर आप देखिए, नागपुर इसमें आता है। नागपुर यानी संघ का गढ़, नागपुर यानी नितिन गडकरी जहां से लोकसभा लगातार जीत रहे हैं, नागपुर यहां पर देवेंद्र फडणवीस भी लगातार चुनावी मैदान में जीतते रहे। लेकिन यहीं से नाना पटोले भी है जो कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं। और पिछले बार के 2019 के नतीजे अगर आप देखिएगा तो यहां पर अलग अलग मुद्दे रहे हैं। बीजेपी 29 सीटों पर जीती थी, कांग्रेस 15 सीटों पर, शिवसेना 4, एनसीपी 6। अब हम आपको नंबर्स दिखा रहे हैं। तो बाय एंड लार्ज अगर विधानसभा चुनाव में आप देखेंगे तो विदर्भ के इन जिलों में भारतीय जनता पार्टी ने 11 जिलों में जबरदस्त प्रदर्शन किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी नंबर 2 पर रही है 15 सीटों के साथ। और इस बार जबकि उनका प्रदर्शन लोकसभा चुनाव में बड़ा अच्छा रहा 24 में, उनको बहुत सारी उम्मीदें हैं। नाना पटोले भी इसी विदर्भ के इलाके से आते हैं। 29 सीटों पर बीजेपी, 15 पर कांग्रेस वाला ये पूरा इलाका आपने देख लिया है। वोटिंग परसेंटेज के नजरिए से अगर आप देखेंगे तो ये जो अलग अलग जिले हैं, ये देखिए 2024 के नतीजे दिखा रहे हैं हम आपको।
यहीं पर महाविकास आघाड़ी बाजी मार ले गई थी। कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन अच्छा रहा था, इसीलिए सबसे ज्यादा सीटों पर यहां पर महाविकास आघाड़ी चुनावी मैदान में इस बार विधानसभा में उतरी है। महायुति 3 पर सिमटकर रह गई थी। तो ये है विदर्भ का पूरा इलाका, यहाँ का लेखा जोखा हमने आपको दिखा दिया है। बड़े मुद्दे यहाँ के क्या हैं वो आपको बता देते हैं। सबसे पहले किसानों का मुद्दा, क्योंकि विदर्भ में ही कपास और सोयाबीन की खेती करने वाले किसान सही मूल्य के इंतजार में हैं। अभी भी उनके लिए बहुत परेशानियां, बेमौसम बारिश उनके लिए बहुत बड़ा इशू रहा है, फसलों के उचित दाम। वहीं बड़ी बात है कि यहाँ पर ओबीसी बाहुल्य ये इलाका है। अगर आप देखेंगे खुद ओबीसी समाज से नाना पटोले भी आते हैं, हालांकि कुणबी समाज से, वो मराठा हैं, कुणबी समाज से आते हैं, इसलिए ओबीसी में आरक्षण कुणबी समाज को मिला हुआ है। दलित, मुस्लिम, कुणबी का गठजोड़ यहाँ पर माना जा रहा है, काम कर सकता है, जिसे इस बार डीएमके भी वहां पर कहा जा रहा है। दलित, मुस्लिम और कुणबी का गठजोड़ एक बनता हुआ दिख रहा है। बीजेपी कांग्रेस के बीच यहाँ पर सीधी टक्कर है कई सीटों पर। यहाँ पर मुकाबला बहुत दिलचस्प होने वाला है। सबसे पहले आपके साथ शुरुआत करते हुए शहजाद पूनावाला, क्योंकि ये देखिए, ये पूरा जो विदर्भ का इलाका है, एक वक्त पर आप मतलब विधानसभा 19 को ही आप देखिए तो आप लोग बहुत आगे थे, 29 और कांग्रेस 15 पर, लेकिन लोकसभा चुनाव आते आते आपके हाथ से विदर्भ फिसलता हुआ दिखाई दिया। 3 पर आप सिमट गए लोकसभा चुनाव में और वो 7 पर। ये क्या इशारा करता है कि आपके लिए बड़ा चैलेंज नहीं है इस बार? देखिए अंजना जी, हरियाणा चुनाव के बाद कम से कम जो लोग भी लोकसभा को टेम्पलेट बनाकर विधानसभा के चुनाव का आकलन कर रहे थे, उनको तो इतनी मुखी खानी पड़ी कि लल्लन टॉप के पॉडकास्ट पर बोलना पड़ा कि मेरे मुंह पर अभी तक इतने अंडे हैं कि मैं उनको पहुंच नहीं पाया हूं। तो मुझे लगता है कि लोकसभा में चलिए एक झूठा नैरेटिव, सी फॉर कॉन्स्टिट्यूशन का झूठा नैरेटिव चलाया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन बदलने वाला है। पर जहां तक बात है कि सी फॉर कमिटमेंट, सी फॉर कैश, मतलब कि कैसे किस प्रकार से हमने हमारी लाड़की बहना से लेकर अलग अलग समाजों के सोशल वेलफेयर की चिंता की, सी फॉर हमने किस प्रकार से जो सबसे पिछड़े लोग हैं उनके लिए केयर करने की कोशिश की, और जिस प्रकार से हमने कल्चर और महाराष्ट्र के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए कार्य किया, उससे प्रभावित होते हुए ही हम आप देख सकते हैं किसानों का सम्मान किसने बात की, महिलाओं के उत्थान की किसने बात की, विरासत के पुनरुत्थान की। और दूसरी तरफ अगर एक एजेंडा था या एक नैरेटिव था, वो था सी फॉर कम्युनल पॉलिटिक्स। मुझे आप बताइए कि किसानों की कितनी चर्चा की कांग्रेस के या एमवीए के लोगों ने? वो तो सज्जाद नोमानी से लेकर मुफ्ती सलमान तक ही अटके हुए थे। और इसीलिए मुझे लगता है, और मैं आपको एक और प्रमाण देता हूं, आप बोल रही थी एग्जिट पोल ना, एग्जिट पोल छोड़िए, आज की सुबह ही एक नतीजा आ गया। ये है सुशील कुमार शिंदे जी और उनकी बेटी, जो कांग्रेस में बड़ी नेता है, उन्होंने एमवीए के ऑफिशियल शिवसेना और युबाटा के कैंडिडेट को छोड़कर वहां पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट धर्मराज कड़ाड़ी को वोट देने का काम किया और डिक्लेयर भी किया, जब वो खुद अपने साथियों के साथ नहीं है। ठीक है, इसी से समझ लीजिए क्या चलिए आपको बता दें कि पूरा जो बुल्ढाना, अकोला, वाशिम, अमरावती, वर्धा, नागपुर, भंडारा, गोदिया, गढ़चिरौली, ये तमाम जिले यहीं पर आते हैं, 11 जिले हैं। लेकिन अब हम आपको सिलसिलेवार ढंग से पहले सारे जिलों का पूरी जानकारी दे देते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अगर वोटिंग परसेंटेज आप देखिए तो कुल 58% के आसपास महाराष्ट्र में हुआ है। पिछली बार नागपुर में 58% हुआ था, 61% अमरावती में वोटिंग हुई थी, 65% सबसे ज्यादा बुल्ढाना में पिछली बार वोटिंग हुई थी, और लगभग यवतमाल में 67%, 67%। बहुत वोटिंग पिछली बार हुई थी, इस बार थोड़ा कम है, लेकिन अभी 6 बजे तक के आंकड़े आने बाकी हैं। तो चलिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून को एक बार फिर से घुमाते हैं और जल्दी से आपको दिखाते हैं जो अन्य जिले हैं, उसमें जिले नहीं, आप रीजन इसे कहिए, क्योंकि अगला देखिए ये ऐसे दिखा देते हैं आपको व्हील ऑफ फॉर्च्यून चलाकर कि कौन सा, ये देखिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून चल पड़ा है, जहां भी रुकेगा वहीं की हम आपको जानकारी देंगे। तो विदर्भ के बाद हम आपको बता रहे हैं, ये देखिए विदर्भ के बाद पश्चिम महाराष्ट्र पर जाकर ये रुका है। पश्चिम महाराष्ट्र में 6 जिले हैं, 70 सीटें, सबसे ज्यादा पश्चिमी महाराष्ट्र में ही है सीटें, 70 सीटें, और ये सीटें लगभग तय करती है कि किसकी बनेगी सरकार। भारी तादाद में बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ पर आप देखिए तो एनसीपी का है। एनसीपी बारामती से लेकर आसपास के तमाम जो जिले हैं उसमें एनसीपी का, शरद पवार का ऐसा गढ़ रहा है 2019 का नतीजा। लेकिन ये याद रखिए तब अजित पवार अलग नहीं हुए थे। बारामती में खुद अजित पवार भी चुनावी मैदान में है और उनके लिए भी बड़ी लड़ाई है। पिछली बार 27 सीटें अगर एनसीपी की आई थी तो 20 बीजेपी में, और इसीलिए इस रीजन में आप देखिएगा बीजेपी वर्सेस एनसीपी, शरद पवार गुट तो है ही, लेकिन यहाँ पर पवार वर्सेस पवार भी है, अजित वर्सेस शरद पवार।
बारामती में खुद वो उतरे हैं और योगेंद्र पवार जो कि उनके अपने भाई के बेटे हैं, भतीजे हैं उनके, वो चुनावी मैदान में बारामती में शरद पवार की टिकट पर चुनावी मैदान में। यहाँ पर बड़े मुद्दे क्या क्या है? गन्ना किसानों का मुद्दा, धनकर का एसटी आरक्षण, ये एक बड़ा मुद्दा है, मराठा आरक्षण। और अगर आप देखिएगा तो धनगर समाज से ही रानी अहिल्याबाई होलकर वहां पर आती हैं। रानी अहिल्याबाई होलकर को लेकर पूरी नगरी का नाम अहमदनगर को अहिल्या नगर कर दिया गया है। माना जाता है कि धनगर जो समाज है उसको अपनी तरफ करने के लिए जो बड़ी बातें यहाँ की हैं वो भी हमने आपको दिखा दी हैं। कृषि की दृष्टि से आप देखिए, ओबीसी में मराठा आरक्षण की मांग यहाँ पर भी हो रही है, तो ये भी एक दिलचस्प मुद्दा है। अब जो अगला है रीजन है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, फिर से दिखाते हैं आपको और उसके बाद अगले हिस्से की पूरी जानकारी आपको दे देते हैं। ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून मैंने ऐसे घुमा दिया, व्हील ऑफ फॉर्च्यून जहां रुकेगा, और उसी के साथ हम आपको तमाम जो रीजन है वो जल्दी जल्दी दिखा देंगे। व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी जल्दी जल्दी काम करे तो हम लोग ये देखिए पहुंच गया है अब ये उत्तर महाराष्ट्र में। उत्तर महाराष्ट्र को खानदेश भी कहा जाता है वहां पर, और उत्तर महाराष्ट्र में अगर आप देखेंगे तो यहां पर कुल मिलाकर जिले हैं, जो नंबर आपके सामने आने वाला है, और सीटें भी आप देखिएगा 35 के आसपास यहां पर सीटें हैं। उत्तर महाराष्ट्र में भी मराठा काफी तादाद में रहते हैं, लेकिन यहां पर मराठा आरक्षण का मुद्दा उतना बड़ा नहीं है। 35 सीटें हैं, 4 जिले यहां पर हैं, और मतलब उतना ज्यादा असर मराठा आरक्षण का आपको यहां नहीं दिखता जितना मराठवाड़ा में कई जगहों पर दिखता है। और यहां पर अगर आप देखें तो पिछले बार बीजेपी का बेस्ट प्रदर्शन रहा था, 13 सीटें आई थी, शिवसेना की 6 आई थी, तो युति आप कह सकते हैं वहां पर 29 सीटों पर थी। वहीं कांग्रेस 5, एनसीपी 7, अन्य को गई थी 4। इस बार अगर मुख्य जो आप मुद्दे वहां के देखेंगे, महायुति, यही लोकसभा आते आते गाड़ी 4 पर पहुंच गई और युति 2 पर सिमट गई। उत्तर महाराष्ट्र में आदिवासी और ओबीसी बहुल इलाका है, यहाँ पर जो कृषि है, किसानों का मुद्दा है, लेवा पाटिल समुदाय यहाँ पर बहुत प्रभावशाली माना जाता है। कृषि किसानों का मुद्दा सर्वोपरि, उचित मुआवजे और ऋण माफी, लोन माफी जो है ये एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर किसान मानते हैं। तो जो पार्टी प्रॉमिस करती है माना जाता है उसकी तरफ वो झुकते हैं। प्याज, कांदा जिसे कहा जाता है महाराष्ट्र में, उसकी खरीद और निर्यात से जुड़े हुए तमाम मुद्दे यहाँ पर काफी प्रभावशाली माने जाते हैं। अब जल्दी से अगला रीजन आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पर कौन सा रीजन भारी रहा प्रदर्शन के हिसाब से भी। अगर आप देखेंगे, ये देखिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून मैंने घुमा दिया है, और इसके बाद जो अगला इलाका है वो आपके सामने आ जाएगा। अगला इलाका हम आपको दिखा रहे हैं, मुझे लगता है मराठवाड़ा पर रुकेगा। ये देखिए मराठवाड़ा का इलाका, और ये वो पूरा इलाका है जहां पर मराठा आरक्षण बहुत बड़ा मुद्दा बना। मनोज आरांगे पाटिल आपको याद होगा जिन्होंने भूख हड़ताल की। 33% मराठा जनसंख्या है, 46 सीटों पर असर डाल सकते हैं। 8 जिले कुल यहाँ मराठवाड़ा में है। वो कहते हैं कि 27% ओबीसी के अंदर जो हमें आरक्षण देगा, क्योंकि देखिए जो भी उसके बाहर 50% वाली जो सीलिंग है उसके बाहर आरक्षण देता है वो कोर्ट में जाकर मामला हो जाता है। तो ये मराठा आरक्षण की मांग करने वाले बार बार कहते हैं कि जैसे आपने कुंभी को दिया है 27% में, वैसे हमें भी 27% में दिखे। यहाँ तक कि वहां पर मराठा आरक्षण की मांग करने वाले कह रहे थे कि हमें आप लिखित में दीजिए और वीडियो बना के दीजिए, एफिडेविट दीजिए, तब हम आपकी तरफ आएंगे। मराठा में अगर आप देखें तो बीजेपी का 16 पिछली बार सीट था विधानसभा में, 12 शिवसेना का गढ़ है ये युति के लिए। लेकिन लोकसभा चुनाव में बाजी ऐसी पलटी कि महाविकास आघाड़ी 8 सीट जीत गई और महायुति 1 पर सिमट गई। चलिए अब जल्दी से आपको मुद्दे बता देते हैं। मराठा आरक्षण, सूखा का प्रभाव, विकास में पिछड़ापन यहाँ पर बहुत बड़ा रीजन है। मराठवाड़ा आप सुनते हैं लगता है कि पूरा इलाका, लेकिन ये मानते हैं कि यहाँ तक कि विदर्भ में भी कई जगहों पर उनसे ज्यादा विकास हुआ है। और ये तमाम मुद्दे हैं। कांग्रेस का अच्छा खासा प्रभाव, और कांग्रेस मान रही है कि मराठवाड़ा और विदर्भ दोनों ही इलाके में वो जल्दी करेंगे। कोंकण ठाणे का भी इलाका है, मुंबई रीजन भी है। मुंबई रीजन में देखिए 36 सीटें आती हैं, वो भी बहुत बड़ा है। ठाणे कोंकण का इलाका जो कि एकनाथ शिंदे का बहुत प्रभाव वाला इलाका है। लेकिन उससे पहले केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आरपीआई के वो अध्यक्ष भी हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं। रामदास जी, आप तो वैसे अपने कवि वाले अंदाज के लिए जाने जाते हैं। जनता ने वोट डाल दिया है और हमने देखा तावड़े का कैश कांड, सुप्रिया सुले पर बिटकॉइन कांड का आरोप, और इन सब के बीच वोटर ने अपना वोट डाल दिया है। आज की शाम 7 बजे आपका क्या दावा है, क्या एनालिसिस है रामदास जी? हाँ, तो अंजना जी, मतलब जिस तरह ये चुनाव हुआ है, महायुति के विरुद्ध महाविकास आघाड़ी का चुनाव हुआ है,
और ये चुनाव लोकसभा में कांग्रेस पार्टी और इंडिया आघाड़ी ने ब्लैकमेल करने का काम किया था। संविधान बदलेगा, आरक्षण चला जाएगा, इसीलिए हमें भारी नुकसान हुआ था। रामदास जी, एक लेकिन सेकंड जो आपको मैं इलेक्शन कह रही है, हूँ, विधानसभा का- अगर आपके विधानसभा पास का कोई इलेक्शन- मोबाइल पड़ा है तो उसका सिग्नल पकड़ रहा है, थोड़ा मोबाइल को दूर करवा दीजिए सर, किसी को दे दीजिए। अब बोलिए सर, पूरी कीजिए। हाँ, तो अंजना जी, मैं बता रहा था कि ये चुनाव में हमने विकास का मुद्दा लोगों के सामने रखा है, लाडली बहना योजना भी लोगों के सामने रखी है, और किसानों का कर्जा माफ होगा ये भी मुद्दा हमने रखा है, स्लम में रहने वाले लोगों को भी सुविधा मिलेगी ये भी हमने बताया है, और अनेक मुद्दों पर मतलब हमारे महायुति ने लोगों के सामने बहुत ही अच्छे प्रस्ताव रखे हैं। और 10 सालों में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने महाराष्ट्र को 10 लाख करोड़ से ज्यादा पैसे दे दिए हैं। मुंबई का डेवलपमेंट, महाराष्ट्र का डेवलपमेंट, रोड का डेवलपमेंट और अनेक डेवलपमेंट के लिए पैसे मिले हैं। और इसीलिए ये जो चुनाव है, चुनाव महाविकास आघाड़ी बोल रही है, लेकिन हम डंके के तौर पर बताना चाहते हैं कि महायुति सत्ता में आएगी, मुख्यमंत्री महायुति का बनेगा और महाविकास आघाड़ी को जरूर लोकसभा में फायदा कौन हुआ बनेगा? था। आठवले जी, कौन बनेगा सीएम? कौन बनेगा? कौन बनेगा सीएम? सीएम कौन बनेगा? हमारे एकनाथ शिंदे जी है, देवेंद्र फडणवीस है, अजितदादा पवार जी है, और हमारे नरेंद्र मोदी साहब और अमित शाह साहब जो भी तय करेंगे वो हमको मंजूर है। आप पहले हो या क्या हो, लेकिन अभी जब 23 तारीख को रुझान आएंगे, रिजल्ट आएंगे और हमको जब क्लियर बहुमत हमको मिलेगा तब हम सब एक साथ बैठेंगे। और हम में कोई विवाद नहीं है। तीनों ने बताया, सीएम दोनों डिप्टी सीएम बताया कि भाई हम सीएम के दावेदार नहीं है, जो पार्टी तय करेगी, जो हमारा हाईकमांड तय करेगा, मोदी साहब और शाह साहब, वो हमको मंजूर रहेगा। ठीक है, बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। हमारे साथ कई खास मेहमान यहाँ पर भी जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले व्हील ऑफ फॉर्च्यून का फिर से रुख करते हैं। कोंकण ठाणे का इलाका दिखाते हैं। यहाँ पर 5 जिले हैं और 39 सीटें हैं। ये देखिए, व्हील ऑफ फॉर्च्यून मैंने घुमा दिया और अब ठाणे कोंकण के इलाके में हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर, क्योंकि अब 2 ही रीजन बचे हैं, या तो मुंबई पर रुकेगा या कोंकण, ठाणे कोंकण पर रुकेगा। जल्दी से दिखाइए। ठाणे कोंकण और ठाणे का पूरा इलाका, ये जो समुद्री तट है, अरब सागर से जुड़ा हुआ पूरा महाराष्ट्र का इलाका है, वो बॉर्डर एरियाज जिसमें है, जिसमें रायगढ़, रत्नागिरी, ये पूरे इलाके हैं। कोंकण का ये इलाका है। ठाणे में अच्छा खासा वर्चस्व, यहाँ पर कल्याण से श्रीकांत शिंदे, उनके बेटे सांसद हैं, और ठाणे से लगातार 4 बार से विधायक खुद एकनाथ शिंदे हैं। 39 सीटें हैं। ये सेना के प्रभाव वाला गढ़ रहा है। यहाँ पर आप विधानसभा में देखिए तो 15 सीटें आई थी शिवसेना की और 11 सीटें बीजेपी की आई थी। गठबंधन में लड़ते हैं तो जहाँ पर जो कैंडिडेट है यूटी की तरफ लोग जा रहे थे। एनसीपी की 5 सीटें आई थी और 8 अन्य की। वहीं लोकसभा में भी देखिए, यहाँ पर कोंकण ठाणे में वर्चस्व बरकरार रहा और महायुति की 5 सीटें आई और 1 महाविकास आघाड़ी को गई। मुद्दे अगर आप देखेंगे तो बेरोजगारी, नागरिकों का पलायन, विकास के मुद्दे, फैक्ट्रियों की कमी, मछुआरों से जुड़े हुए तमाम मुद्दे, क्योंकि मछुआरे अपनी मांग अलग अलग जगहों पर कर रहे हैं। और जरा आज तक के हेलीकॉप्टर शॉट में हम लोग रत्नागिरी और तमाम इलाकों में गए थे तो हमने भी देखा कि जो मछुआरे हैं वो भारी तादाद में, उनकी अपनी मांगे हैं। अरब सागर का जो हिस्सा बिल्कुल तट से लगता है, वहां पर उन्हें कई दिक्कतें आती हैं। कई बार बोट का टेक ऑफ करना, क्योंकि इतना वहां पर कचरा कई जगहों पर जम गया है, उनके लिए अपने नाव को उसमें धकेलना बहुत बड़ी चुनौती होती है। छोटी छोटी मुश्किलें हैं, लेकिन मछुआरे ये चाहते हैं कि उनकी जो मुद्दे हैं वहां पर, उस पर भी ध्यान दिया जाए। चलिए, अब आखिरी रीजन है, जल्दी से आपको दिखा देते हैं। मुंबई रीजन, जो कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून घुमाने के साथ ही मुंबई का नंबर्स आ जाएगा। 36 सीटें हैं, 2 जिले हैं, मुंबई सेंट्रल और फिर आप सबर्बन जो बाहरी हिस्सा देखते हैं, 36 सीटें हैं। और मुंबई में भी अगर आप देखिएगा तो इससे पहले के चुनावों में हमेशा से भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का बोलबाला रहा है। मुंबई सिटी और मुंबई उपनगर जिसे कहा जाता है, 2 सीटें मतलब जिले हैं और 2 सीट यहाँ पर दलित समाज के लिए आरक्षित की हुई है। 34 सीटें सामान्य के लिए। शिवसेना के प्रभाव वाला इलाका है, बीजेपी अच्छा करती है। महाराष्ट्र की सत्ता का गेटवे इसे ही कहा जाता है, गेटवे ऑफ इंडिया के सामने आप ये पूरा शो देख रहे हैं। 2 जिले जहां पर 36 सीटें, ये देखिए, बीजेपी को 16 सीटें आई थी, 14 शिवसेना को, कांग्रेस को 4, एनसीपी को 1, अन्य को 1।
ये 2019 के नतीजे थे। और वहीं 2019 में वोटिंग परसेंटेज अगर आप देखिए तो मुंबई में 47% था, तो उससे तो आगे ही निकल गए हैं इस बार संजय जी। तो मतलब ये 2-3% जो आगे निकला है, 50 को छू रहे हैं, तो उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद मुंबई वासियों का। और जो घर से नहीं निकले उनको बस इतना ही कह सकते हैं कि आपके लिए सबसे बड़ी दौलत लोकतंत्र में आपका वोट है। अगर आप उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं तो जाया कर देते हैं आप अपने इतने बड़े जो चॉइस आपको मिलता है। धारावी प्रोजेक्ट पर इस बार बहुत बहुत चर्चा हुई है। उसके बाद अगर आप देखें असली शिवसेना कौन है, शहर में विकास के काम, ड्रग्स, नशा, कानून व्यवस्था और बाबा सिद्दीकी की हत्या भी हुई थी, तो ये तमाम मुद्दे गर्म थे। वर्ली सीट से आदित्य ठाकरे को चुनौती देने वाले मिलिंद देवड़ा जी इस वक्त हमारे साथ सीधा आज तक पर जुड़ रहे हैं। मिलिंद जी, बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। अब तो वोटिंग खत्म हो गई है, आपको क्या नंबर्स, क्या फिगर्स आ रहे हैं, आपका क्या एनालिसिस है, और क्या सुप्रिया सुले पर जो बिटकॉइन कांड का इस बार आरोप लगा है, आपको लगता है उसका असर हुआ होगा? क्योंकि पिछले बीते दिन विनोद तावड़े पर आरोप लगा पैसे बांटने का। धन्यवाद अंजना जी। मेरा एनालिसिस इतना ही है कि महाराष्ट्र में जिस प्रकार से महायुति सरकार को 2019 में एक सेकंड टर्म मिली थी, इस बार महायुति सरकार को एक हैट्रिक मिलने जा रही है। मैं एग्जिट पोल्स, नंबर्स, प्रेडिक्शंस, इन चीज़ों में मैं ज़्यादा नहीं पढ़ता हूं, लेकिन मैं कॉन्फिडेंट हूं कि महाराष्ट्र की जनता ने, मुंबई की जनता ने, खास करके महिलाओं ने भारी संख्या में महायुति सरकार के हाथों को मजबूत किया। ऐसे बहुत सारे इश्यूज थे इस इलेक्शन के दौरान, बहुत सारे कंप्लेन्स आए हैं। मेरे खुद के इलेक्शन, मेरे खुद के सीट में हमने इलेक्शन कमीशन को कंप्लेन किया, कई बार कंप्लेन किया कि हमारे कुछ विरोधी पक्ष, विरोधी कैंडिडेट्स पैसे बांटकर उनको पकड़े गए। एंड आई होप इलेक्शन कमीशन मस्ट डू अ फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन। जो भी आरोप लगते हैं, दे आर वेलकम, एवरीवन हैज अ राइट टू रिस्पॉन्ड, टू आंसर अबाउट द एक्यूजेशन, लेकिन इलेक्शन कमीशन को जल्द से जल्द एक इंक्वायरी करना चाहिए। वर्ली एक ऐसे कंस्टिट्यूएंसी है जो मेरे दक्षिण मुंबई मतदार संघ लोकसभा के हमारे निर्वाचन क्षेत्र में आती है, और दक्षिण मुंबई मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए, हमारे साथ और हमारे दक्षिण मुंबई के मतदाताओं के साथ एक पारिवारिक संबंध है, एक पारिवारिक रिलेशनशिप है। मेरे स्वर्गीय पिताजी अंजना जी 1968 में, 1968 में पहली बार इस क्षेत्र से कॉरपोरेशन के चुनाव लड़े थे। उसके बाद 1980 से लेकर 2019 तक लगातार 11 लोकसभा चुनाव हम लड़ रहे हैं। सो हमारी जो रिलेशनशिप है, दिस ट्रांसेंड्स पावर। हम चाहे सत्ता में हो ना हो, लोकसभा एमपी हो, राज्यसभा एमपी हो, विधानसभा के एमएलए हो, जनता के लिए हम जमकर संघर्ष करते रहेंगे। हम अतीत में हमने किया है और भविष्य में भी मुरली वो देवड़ा पारिवारिक जी का संबंध जिक्र किया। जी मिलिंद जी, आपने मुरली देवड़ा जी का जिक्र किया, लेकिन देखिए इस बार सबसे बड़ी लड़ाई ये है आपकी सीट पर खास तौर पर, क्योंकि उधर बाला साहब ठाकरे साहब के डिसेंडेंट हैं, उनके बेटे के बेटे, उनके पोते, और आप इधर मुरली देवड़ा जी के बेटे हैं, कि असली शिवसेना कौन, बाला साहब ठाकरे की विरासत का हकदार कौन, हिंदुत्व की राजनीति का हकदार कौन, वो सबसे बड़ी लड़ाई होगी। वो लगता है आपकी इमेज पे फिट बैठेगी? देखिए ये जो इशू है अंजना जी, ये लोकसभा चुनाव में तय हुआ था जब हमारी पार्टी की स्ट्राइक रेट यूबीटी पार्टी के स्ट्राइक रेट से ज्यादा अच्छी थी, नंबर 1। नंबर 2, एक्चुअली मेरे स्वर्गीय पिताजी और बाला साहेब ठाकरे के बहुत अच्छे संबंध हुआ करते थे। बाला साहेब के आशीर्वाद से मेरे स्वर्गीय पिताजी 1976 में मुंबई के महापौर बने। तो मैंने पहले दिन कहा कि ये कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है, और मैं कभी भी इलेक्शन पर्सनल बेसिस पे नहीं लड़ता हूं। मुद्दों के आधार पर हमें लड़ना चाहिए, और मैं आज बहुत खुश हूं, संतुष्ट हूं कि हमारी पार्टी ने, हमारी टीम ने एक सकारात्मक, एक कंस्ट्रक्टिव, पॉजिटिव कैंपेन चलाया मुद्दों के आधार पर। मुंबई को हम किस प्रकार से आगे ले जाना चाहते हैं, महाराष्ट्र को हम क्या, महाराष्ट्र के लिए क्या करना चाहते हैं। और मैंने जनता के सामने मीडिया के थ्रू एक बहुत ही सिंपल मैसेज रखा कि हमारे पास, मुंबई के मतदाताओं, महाराष्ट्र के मतदाताओं के पास बहुत सिंपल चॉइस है। आपको यदि महाराष्ट्र एक गाड़ी है तो महाराष्ट्र महायुति सरकार का जो पैर है, जो फुट है, वो एक्सेलरेटर पे है।
वो महाराष्ट्र को तेजी से आगे ले जाना चाहते हैं और विरोधी दलों का पैर ब्रेक पे है। ठीक तो आपको यदि स्पीड ब्रेकर राजनीति चाहिए, पॉटहोल की राजनीति चाहिए, तो चॉइस बहुत सिंपल है। आपको महाराष्ट्र को आगे ले जाना है, महाराष्ट्र को और एक बार जो महाराष्ट्र की पोजीशन हमेशा रह चुकी थी एज द नंबर 1 इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट ऑफ द कंट्री। और वही मिलिंद देवड़ा जी, अब जनता ने फैसला अपना मतदान पेटियों में कैद कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज तक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। पर अब शशि शेखर जी वो घड़ी करीब आ गई है जब हम दिखाएंगे कि मुद्दे कौन कौन से चले और पहला मुद्दा क्या चला जिसकी वजह से महायुति की बन सकती है सरकार। तो हम आपको दिखाने वाले हैं कि अगर महायुति की सरकार बनती है, दरअसल हम सीन 1, सीन 2, त्रिशंकु क्या हो सकता है ऐसे करके अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, क्योंकि इसी के जरिए मुद्दों के आधार पर क्या मुद्दा चला, क्या मुद्दा पीछे रह गया अगर महायुति की। तो सीन 1 जो सिनेरियो पहला बन रहा है, समीकरण 1 आपके सामने रखते हैं हम और ये हम घुमाते हैं व्हील, क्योंकि अगर पहले समीकरण में आप देखते हैं कि ये समीकरण पहला क्या कह रहा है, तो ये देखिए सीन 1, 4 सीन्स अलग अलग हैं, ये सीन 1 है और सीन 1 बन सकता है कि देखिए मुझे इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून है, वो क्या कहता है, क्या निकल रहा है। ये महायुति को बहुमत अगर 145 पार पहुंच जाए तो ये सबके लिए निकलेगा, ज्यादा खुश मत होइए अभी, जल्दी से शशि शेखर जी। अगर ऐसा होता है लाडली बहन का मुद्दा गेम चेंजर बन जाना, एनडीए में शहरी इलाकों में परचम लहरा जाना जैसे पिछली बार हुआ था, मराठवाड़ा विदर्भ में नुकसान नहीं हो किसानों वाला, एनडीए दलों का आपसी तालमेल वो ठीक ठाक बैठा, मतलब तीनों एक दूसरे की गर्दन की तरफ नहीं बढ़ रहे थे। ऐसा आपको क्या क्या लगता है अगर युति की बनती है? आज आपने अंजना मुझे कम से कम धर्म संकट पे नहीं डाला। अब हम चूंकि एक हाइपोथेटिकल सवाल पर एक हाइपोथेसिस बना रहे हैं, तो चलिए दिल को खुश रखने के लिए बनाता हूँ आज। हाँ। अगर मान लीजिए महायुति जीतती है, हाँ। तो रीजन क्या क्या हो सकते हैं। मैं लाडली बहना को अनडाउटेडली नंबर दूंगा, लेकिन उन्होंने उसकी काट के लिए उन्होंने भी वायदे किए और अब कम से कम बहनों को और बच्चियों को लगने लगा है कोई भी सरकार आएगी तो हमारी उपेक्षा नहीं कर सकती। उसके मैं अगर महायुति जीतती है तो उसको 3 वजह मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहली वजह यह होगी कि महायुति में दरारें उनके मुकाबले कम थी जो उनके सामने खड़े थे। दूसरी बात यह होगी कि महायुति के हाथ में सत्ता भी थी और संगठन भी अपने अपने थे। मैं आज आपको उदाहरण देना चाहूंगा, शिंदे जब बने थे, एकनाथ शिंदे, तो वो एक बड़े निस्तेज और निष्प्रभावी से नजर आते थे, लेकिन उन्होंने जो काम किए, जब मैं महाराष्ट्र में घूम रहा था तो मुझे लोगों ने, किसी ने भी उनकी बुराई नहीं की, हर आदमी उनकी तारीफ कर रहा था। तो यानी कि उन्होंने कोई नकारात्मक वोट नहीं अर्जित किया। अजित पवार, आपने कभी देखा था उन्हें हंसते हुए? इस चुनाव में पहली बार उन्होंने अपनी भंगिमा में परिवर्तन किया, अपनी भाषा में परिवर्तन किया और ये शायद सोहबत का असर था। तो एक सोहबत का भी था और कई लोग ऐसा बता रहे थे कि एक पूरी पीआर एजेंसी उनको बता रही थी और गुलाबी रंग का बहुत इस्तेमाल हो रहा था उनकी रैलीज में। इस्तेमाल अब मुझे तो उन्होंने अपने आप को, अपनी इमेज को सॉफ्टन करने की बहुत कोशिश की। अब मुझे मालूम नहीं वो गुलाबी संदेश दे किसे रहे थे लेकिन चलिए मान लेते हैं सुप्रिया सुले को तो नहीं दे रहे थे क्योंकि आज अपनी ही बहन पे वो भड़क रहे थे। मतदाताओं को दे रहे होंगे। चलिए, लेकिन एक चीज में, तीसरी बात, हाँ। कि आप मिस्टर मोदी को कहीं से भी डिस्काउंट नहीं कर सकती। आज आपने उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में भी सुना होगा, मतदाता से पूछिए तो प्रांतीय नेताओं के नाम नहीं लेता, मोदी जी का नाम लेता है। हाँ। और अंतिम बात, मोदी और शाह की जो चुनाव मशीनरी है, यदि महायुति जीतती है तो वो जो पिछले चुनाव में हुआ लोकसभा में, उससे कम से कम बाहर आने में सफल होंगे और वो उनकी बदली हुई स्ट्रेटजी का कमाल होगा। चलिए जल्दी से अब आपको दूसरा वाला जो सीन 2 है वो दिखाते हैं और सीन 2 फिर संजय जी हमें बताएंगे कि वो इन वजहों से कितने सहमत है या नहीं है। सीन 2 जो बनता हुआ दिख रहा है, चलिए से दबा देते हैं। सीन 2 क्या बन रहा है? सीन 2 में अब बोलेंगे शहजाद जी कि किसी और के लिए खुशी की खबर हो जाएगी। सीन 2 जिसमें 145 पार महाविकास अघाड़ी पहुंच जाती है, उनको बहुमत मिल जाता है, लोकसभा का रुख विधानसभा में भी दिखेगा, यानी एक कंटिन्यूटी वोटर के मन में दिखेगी। उद्धव शरद पवार गुटों को सहानुभूति वोट, क्योंकि ये दोनों ही देखिए कह रहे हैं कि बीजेपी ने हमें
दो फाड़ किया है। ऐसे में अगर उनकी तरफ होता है तो सहानुभूति वोट साफ दिखेगा। महाविकास आघाड़ी का तालमेल युति के वोट छीनने में कामयाब रहा। उन्होंने भी कई सीटों पर घालमेल किया है, मतलब उन्होंने इस तरह की स्ट्रैटेजी बनाई है, अपने उम्मीदवार को उतारा है जहां जहां उनको लग रहा है। बढ़ती महंगाई और मराठा आरक्षण आंदोलन से युति को नुकसान। सहमत है आप? पहले तो मुझे लगता है संभावना थोड़ी कम है, लेकिन अगर यही होता है नतीजा। संजय जी, मैंने बहुत कम इलेक्शंस में आपको देखा है कि यू स्टिक आउट योर नेक, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। आप खुलकर सामने आते हैं और आप कहते हैं कि नहीं, ये पक्ष जीत रहा है। अपना अनुमान है। हाँ। उस अनुमान के हिसाब से मुझे लगता है कि इसकी संभावना कम है, लेकिन इस संभावना पे अगर चर्चा करनी है हाँ। तो मैं बताता हूँ। सबसे पहले मुझे लगता है कि अगर ऐसा होता है, महाविकास आघाड़ी की सरकार बनती है, तो उसकी एक वजह होगी महायुति के गठबंधन में अजीत पवार की पार्टी का कमजोर कड़ी साबित होना। कमजोर कड़ी। दूसरा, कभी कभी चुनावी नारे जो हैं वो आपके लिए बैकफायर करते हैं, या यूं कहें आपको उतना फायदा नहीं देता जितना आप उम्मीद करते हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव हमारे सामने है और मुझे लगता है जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 400 पार का नारा दिया था, वो कहीं ना कहीं पार्टी को कुछ नुकसान किया, क्योंकि जो विपक्षी पार्टियां थी उसके सहारे उन्होंने इस बात का प्रचार किया कि 400 पार क्यों चाहिए, क्योंकि आपको संविधान बदलना है। और संविधान का नारा जनता के बीच में उसकी पैठ तभी बनी क्योंकि उसको उन्होंने 400 पार के नारे से रिलेट किया। हाँ। तो इस बार जो नारा है, जो बीजेपी के कई नेताओं के द्वारा लगाया जा रहा, बटेंगे तो कटेंगे, जिसकी चर्चा हो रही है कि शायद महाराष्ट्र की जनता इसे पसंद नहीं करती, तो शायद दूसरा कारण यह होगा। और पॉजिटिव अगर मैं देखूं कि जिन चीजों की गूंज दिल्ली तक सुनाई नहीं पड़ रही है, जो किसानों का मुद्दा है, शायद वो हावी होगा, जिसका फायदा महाविकास आघाड़ी को मिलेगा। लोकल मुद्दों पर ज्यादा चुनाव हो रहा होगा, उस पर लोगों ने वोट दिया। अगर उन चीजों पर वोट देंगे लोग, तब महायुति को नुकसान हो सकता है और महाराष्ट्र महाविकास आघाड़ी की सरकार बन सकती है। ये 3-4 कारण है जिसके कारण मुझे लगता है महाविकास आघाड़ी के जीतने की संभावना है। ठीक है, सीन 3 जल्दी से दबाते हैं। आपकी भी बारी आएगी शहजाद जी, अभी इस पर डिस्कशन करेंगे, लेकिन ये आशुतोष जी के साथ करेंगे। सीन 3 जल्दी से दिखाते हैं अपने दर्शकों को। सीन 3 क्या आ रहा है, जल्दी से दिखाइए। सीन 3 ये समीकरण क्या बैठते हुए दिखाई दे रहे हैं। त्रिशंकु विधानसभा, वजह इसकी हो सकती है आशुतोष जी, दोनों गठबंधन अकेले दम पर कामयाब नहीं हो पाए। 30 से ज्यादा निर्दलीय छोटी पार्टियों के हाथ में सत्ता की चाबी ऐसे में होगी, चाहे वो वंचित बहुजन अघाड़ी हो, MNS हो, AIMIM हो। पिछली बार 2 सीटें मालेगांव दूल्हे जीते थे AIMIM। एनडीए को शहरी, एमबीए को ग्रामीण इलाकों में कामयाबी। बागी उम्मीदवारों ने दोनों पार्टियों की परेशानी बढ़ा दी। ऐसा हो सकता है। कई लोग जिनसे मैं मिली अपने हेलीकॉप्टर शॉट के दौरान कहते थे बहुत कंफ्यूजन है, पता नहीं कौन सी पार्टी क्या है, किसका क्या सिंबल है, सिंबल नहीं पता है। देखिए, इसमें जो एक चीज मुझे संभावना नजर आती है कि बीजेपी निश्चित तौर पर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इमर्ज करती है। वो 80 सीट लेकर आती है, 120 सीट लेकर आती है, अलग तरीके का प्रश्न है। लेकिन अगर वहां त्रिशंकु विधानसभा आ रही, इसका मतलब यह है कि महाराष्ट्र विकास आघाड़ी ने जो मोमेंटम लोकसभा के चुनाव में गेन किया था वो लूज किया है। हाँ। और उसके लिए ये घाटे का सौदा है। और उसके लिए 3 बड़े कारण हैं। मेरी नजर में सबसे बड़ा कारण ये कि एकनाथ शिंदे ने जिस तरीके से चुनाव के बाद, और बीजेपी ने भी जिस तरीके से अपने आप को बदलने की कोशिश की है, जिस तरीके से योजनाएं लेकर आए हैं, उसका बड़ा असर है। दूसरी बात जिसको हम अक्सर इग्नोर कर दे रहे हैं वो ये कि आरएसएस ने बहुत अंदरूनी जाकर तकरीबन 60 से 80 हजार तक छोटी छोटी सभाएं, सभाएं नहीं, छोटी छोटी मीटिंग जैसे कि 15-20 लोगों के साथ मिलकर की है, और उन्होंने पूरी ताकत अपनी झोंकी। ये दूसरा सबसे बड़ा कारण है। और तीसरा कारण यह है कि जो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी है वो अपने तरफ से किसी को भी मुख्यमंत्री के तौर पर पेश नहीं कर पाई। अगर कोई फेस होता तो शायद उसका फायदा उनको मिलता, जबकि युति के सामने एकनाथ शिंदे एक प्रमुख फेस के तौर पर थे। लोगों के मन में यह था कि अगर महायुति जीतती है तो इस एकनाथ शिंदे फिर से, और शिंदे की लोकप्रियता में काफी मतलब के खिलाफ एक से एक डायलॉग भी तो मारते थे, मुझे हल्के में मत लेना, मैंने अपने दाढ़ी से गाड़ी को गड्ढे में डाल दिया है। बड़ी बात होती है किसी नेता के खिलाफ अगर एंटी इनकम्बेंसी नहीं, और जो चीजें दिखाई पड़ रही, इसका मतलब शिंदे के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिखाई। सीन 4 जल्दी से अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। ये सीन 4 के लिए मैंने बटन दबा दिया है और व्हील ऑफ फॉर्चून पलटेगा और उसके बाद से हम आपको सीन 4 में दिखाएंगे कि सीन 4 क्या कहता है, समीकरण यहाँ पर क्या बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसमें देखिए दोनों गठबंधन को नहीं हो, 30 निर्दलीय जो हैं उनके हाथ में जाएगी कमान। ये चौथे में यहाँ पर भी आपको दिख रहा है उलझे हुए नतीजे। दोनों गठबंधन अगर 120 से नीचे आते हैं, 120 से नीचे अगर दोनों गठबंधन आते हैं, क्योंकि भारी तादाद में यहाँ पर जो छोटी छोटी पार्टियां हैं वो
चुनावी मैदान में उतरी हैं। जल्दी से शशि शेखर जी। अगर ऐसा होता है तो वो देखने को मिलेगा जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। हाँ। आज जो आरोप एक दूसरे पे लगा रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, वो एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आएंगे और कुछ धुले हुए लोग ऐसे साफ जिसको सुथरे अंग्रेजी से में कहते हैं, दिखेंगे। क्या ये जनता के साथ न्याय है? इज इट फेयर विद द पीपल ऑफ महाराष्ट्र? इतना उनको इतनी पार्टीज, भारतीय इतना लोकतंत्र में confusion। ये बात करनी बंद कर देनी चाहिए कि जनता के साथ न्याय क्या है। ठीक है, फिर बंद ही कर देते हैं आपके कहने पर, आपके अनुभव को देखते हुए, आपकी बात पर। और जल्दी से अब दिखा देते हैं तीनों मेहमानों को जो राजनीति के। शहजाद पूनावाला हमारे साथ हैं, एडवोकेट अरविंद तिवारी हमारे साथ शरद पवार गुट से हैं, और हमारे साथ कृष्णा हेगड़े जी शिंदे गुट से हैं। सबसे पहले आपसे मैं कमेंट लूंगी, उसके बाद मैं अन्य मतलब शहजाद जी आपके पास भी आऊंगी। तिवारी जी मामला देखिए, हमने सब रीजंस बताए हैं, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो एक वक्त पर लोकसभा आते आते युति बहुत पीछे हो गई थी, वो इस बार विधानसभा आते आते कई जगहों पर अपने ग्राउंड्स को भर पाई है, आगे बढ़ पाई है। किसानों के मुद्दे पर भी अभी चुनाव के जस्ट पहले 2 दिन पहले, चूंकि वो एसेंशियल सर्विसेज में आता है, नोटिफिकेशन के जरिए उनको राहत दी गई। 15% भी अगर मॉइस्चर है तो सोया किसान के फसल को खरीदा जाएगा। और भी बहुत कदम, शिंदे की लोकप्रियता में, फडणवीस की लोकप्रियता में उछाल आना। आपको लगता है कि चैलेंजेस है ये आपके लिए? नहीं, मुझे नहीं लगता है चैलेंजेस नहीं, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता ने अपनी भूमिका बहुत पहले तय कर ली है और मुद्दों में चेंजेस नहीं। हाँ ठीक है, सरकार ने अपनी तरफ से गेम चेंज करने के लिए बहुत सारे प्रयत्न किए। एक उनके एक एम्बिशियस लाड़की बहन योजना के, उनकी पूरी की पूरी दारोमदार इस पूरे चुनाव में लाड़की बहन योजना के ऊपर है। उसके ऊपर हमने भी कोई विरोध नहीं, हमने तो कह दिया कि भाई बहुत कम दे रहे हैं और हम आएंगे तो हम 3000 देंगे। तो वो मुद्दा कहीं ना कहीं निरस्त हो चुका है। उनका पूरा कैलकुलेशन जो इस चुनाव में है, वो ये सोच के चल रहे हैं कि हम 2.5 करोड़ लोगों को ऑलरेडी 4,500 रुपए उनके जेब में हम डाल चुके हैं। ठीक है, शहजाद पूनावाला जी जल्दी से एक छोटा सा जवाब इसका। शहजाद जी। नहीं, लाड़की बहन योजना को कोर्ट में जाकर रोकने के षड्यंत्र से लेकर हमारी बहन, हमारी बेटी शाइना एनसी मराठी, एक महिला को इंपोर्टेड माल कहने तक, और फडणवीस जी की पत्नी, धर्म पत्नी रील बनाती है, ऐसा एक, मैं सॉरी आपको अच्छा नहीं लगता, छिछोरा कन्हैया कुमार आकर बोलता है, तो इस प्रकार से इन्होंने महिलाओं का सम्मान किया। इन्होंने महिलाओं का सम्मान किया। अरे सुनिए, मैंने तिवारी जी देखे, अंजना जी के शो में ये क्रॉस टॉक नहीं चलता। मैं अपनी बात रख दूं, फिर आप अपनी बात रखो। हमारी महाराष्ट्र की संस्कृती भी यही है। अब थोड़ा इंतजार कीजिए, तुम्हाला मराठी माहित है ना, तो आपण असंच करतोय ना एकमेकांशी। सर देखिए, वो देंगे, अंजना जी क्यों नहीं देंगे, आप ही को मौका देंगे। टाइम खत्म हो रहा है, जल्दी लीजिए। देखिए, मैं दूसरी बात पूछना चाहता हूँ, ये सज्जाद नोमानी जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये फतवा लेकर आए थे, ये वुमेन राइट के चैंपियन है क्या? इनके प्रत्याशी, इन्हीं के प्रत्याशी फहाद एंड मिस्टर एंड मिसेस भास्कर गए थे उनका समर्थन लेने। वो महिलाओं को क्या बोलते हैं? वोटिंग खत्म हो गई है, मैं कह रहा हूँ महिलाओं का सम्मान। चलिए ठीक है।